नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 45 करने जा रहे हैं, जो आपको 16 अक्टूबर 2020 को मिलने वाली है। ठीक है, तो वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का भी नाम इसमें मेंशन कर लेंगे। ठीक है, तो वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि मेंडलीव कौन। आज की वर्कशीट पिछली वर्कशीट को आगे बढ़ाते हुए है और आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां एवं मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी पर काम किया तब तक 63 तत्व ज्ञात थे। बेटा कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त के फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप यानी समूह कहा गया और क्षैतिज पंक्तियां क्या कहलाई? आवर्त कहलाई। बेटा इस पे एक एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि जो ऊर्ध्व स्तंभ थे उन्हें क्या कहा गया, तो याद रखेंगे उन्हें समूह कहा गया, और जो क्षैतिज पंक्तियां थी उन्हें क्या कहा गया? पीरियड या आवर्त कहते हैं। ठीक है, आइए अब जानते हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी की उपलब्धियों के बारे में। नंबर 1, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान को छोड़ा व इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। मतलब मेंडलीव ने क्या किया था? अपनी प्रेडिक्ट टेबल मेंडलीव ने अपने उन्होंने यह जानबूझ के छोड़ा था ताकि भविष्य में कोई ऐसे तत्व मिले तो उन्हें यहां पर रखा जा सके। ठीक है, और उनका अनुमान लगभग सही भी निकला। तो उन्होंने जो अनुमानित तत्व थे वो कौन कौन से थे? यहां देखिए, अनुमानित थे बोरोन से पहले एक जगह छोड़ी तो उसका नाम एका बोरोन, एल्युमिनियम से पहले तो एका एल्युमिनियम, सिलिकॉन से पहले एका सिलिकॉन, सिलिकॉन, ये सब खोजे गए। तो वास्तविक तत्व जब मिले तो उनके नाम क्या रखा गया? जो एका बोरोन था वो स्कैंडियम, एका एल्युमिनियम गैलियम और एका सिलिकॉन जर्मेनियम जैसे तत्वों की खोज हुई। दूसरा, इनके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान भी बाद में सही पाया गया। जो इन्होंने पहले से डिसाइड किया था कि इतने गुणधर्म वाले होंगे, इनके रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, ऑक्साइड कैसे बनाएंगे, हाइड्राइड कैसे बनाएंगे, इनका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, वो सब भी बिल्कुल लगभग सही निकला। ठीक है, इन्होंने बताया था एक एल्युमिनियम का 68 होगा जबकि गैलियम का कितना गया 69.7, जो लगभग बहुत करीब है। ठीक है, और इसका ऑक्साइड क्या होगा? E2O3 होगा, गैलियम बनाता है Ga2O3 बनाता है। क्लोराइड का सूत्र होगा ECl3, गैलियम का सूत्र है GaCl3। जो भी उन्होंने अनुमान लगाया था बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल सही लगाया था। तीसरे नंबर पर मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों जिनकी खोज बाद में हुई को भी पिछली अवस्था को छोड़े बिना नए समूह में रखा जा सकता था। मतलब अगर हमें नई खोज मिल गई है, ठीक है, हमें उत्कृष्ट गैसें मिल गई हैं जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, तो अपनी आवर्त सारणी में बिना छेड़छाड़ किए, ठीक है, उन्हें पिछली अवस्था को छेड़े बिना समूह में रखा जा सकता है। मेंडलीव ने तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। फिर से इसको पढ़ लेंगे। मेंडलीव ने तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। और उसने ऐसा क्यों माना? हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, क्योंकि ऑक्साइड और हाइड्राइड सभी तत्वों के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों ऐसे तत्व हैं जो सभी तत्वों के साथ मिलकर अधिकतम कंपाउंड यानी यौगिक बनाते हैं। ये तो जानी हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ उपलब्धियां, परंतु इसके साथ साथ इसकी कुछ सीमाएं भी थी। तो आइए अब सीमाओं के बारे में जानें। नंबर 1, मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सके, क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म क्षार धातुओं व हैलोजन दोनों से मिलते जुलते थे। इसको ध्यान रखेंगे बेटा कि वो हाइड्रोजन की जगह निश्चित नहीं कर पाए थे, क्योंकि हाइड्रोजन अपना एक अणु देकर धातु जैसा दिखता था और किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अधातु की
कि जैसे गुण को प्रदर्शित करता था, इसलिए वे हाइड्रोजन के गुणधर्म क्षार धातु और हैलोजन दोनों से मिलते जुलते पाए गए। दूसरे नंबर पे है क्षारीय धातु की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन व सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाती। यहां पे उन्होंने कुछ सूत्र दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे धातु क्या करता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है, तो ये भी हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। सोडियम ऑक्साइड बनाता है, तो ये हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल का सूत्र बनाती है। ये नाइट्रोजन सल्फाइड बनाती है, तो यह हाइड्रोजन सल्फाइड बनाती है। तो जो हाइड्रोजन के गुण थे वो बिल्कुल सोडियम धातु के जैसे ही मिलते जुलते थे। हैलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु अणु है, वे धातु व अधातु के साथ अभिक्रिया कर सहसंयोजी यौगिक बनाती है। यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग अलग स्थान पर रखा जाएगा, जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित होती है। मतलब जैसे अगर हम द्रव्यमान के ऊपर आधारित है तो हम कार्बन 6, जो कार्बन 12 है, कार्बन 13 है और कार्बन 14 है, वो इनकी को व्यवस्थित नहीं कर पाया था, अपनी आवर्त सारणी में इनको कोई जगह नहीं दे पाया था, इसलिए भी ये उसकी आवर्त सारणी की एक सबसे बड़ी कमी थी। इसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित थी, परंतु इसने कभी कभी ऐसे तत्वों को पहले रख दिया जिनका द्रव्यमान ज्यादा था, उन्हें कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रख दिया। एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता। इस प्रकार यह अनुमान लगा पाना संभव नहीं था कि दो तत्वों के मध्य कितने तत्वों की खोज होगी। तो आज की वर्कशीट में बेटा इतना ही दे रखा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। इस वर्कशीट में सिर्फ हमने उसकी उपलब्धियां और सीमाओं के बारे में जाना है और वर्कशीट इसी के साथ समाप्त होती है। आइए अब अपने आप को जांचें और प्रश्नों के उत्तर दें। पहले प्रश्न में पूछा है कौन आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने कौन से गुणधर्म का प्रयोग आवर्त तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए किया। तो मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। मेंडलीव ने तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र के तत्वों को वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। यह आपका मिल गया आंसर नंबर 1। क्या मिल गया बेटा, ये आपको आंसर नंबर 1। पहले आप मेंडलीव का नाम लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे मेंडलीव ने तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। अब दूसरा ले पढ़ते हैं। इससे पूछा मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा, वह इस प्रकार ऐसे तत्वों को अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इन तत्वों के नाम लिखिए, वह यह भी बताया कि इन्हें क्या नाम दिया गया। तो इसका आंसर आपको बेटा वर्कशीट में यहां मिलेगा, दिख रहा है आपको। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा था, वह इस प्रकार ऐसे तत्वों को अस्तित्व का अनुमान लगाया गया था जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे, जैसे एका बोरोन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन, जिन्हें स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के नाम से जाना जाता है। तो आपको मिल गया आंसर नंबर 2। ये क्या है आपका आंसर नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 है मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां लिखिए। तो हम लिख देंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ हैं तत्वों के सुविधाजनक अध्ययन में, नए तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी करने में, तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने में और वास्तविक परमाणु भारों को ज्ञात करने में। आप चाहें तो ये आंसर भी लिख सकते हैं, और अगर आपको वो आंसर नहीं लिखना तो आप यहाँ से उपलब्धियां लिख सकते हैं कि मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा, व इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। आप सिर्फ इसमें पॉइंट को भी लिख सकते हैं, सिर्फ पॉइंट लिख दीजिए। इनके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान भी बाद में सही पाया गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैस हो जिनकी खोज बाद में हुई को भी पिछली अवस्था को छेड़े बिना नए समूह में रखा जा सकता था। तो ये 3 उपलब्धियां आप चाहें तो यहाँ से भी आंसर कर सकते हैं, और आपको अगर यहाँ जो मैंने पहले दिखाया तो वो आंसर लिखना तो आप वो भी लिख सकते हैं। ये बन गया आपका आंसर नंबर 3। अब हम पढ़ेंगे आंसर नंबर 4। मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या थी। तो आप लिख सकते हैं, आपको इसी वर्कशीट से लिखना है तो आप ये वाला आंसर नंबर 4 लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सके क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म क्षार धातु व हैलोजन दोनों से मिलते जुलते हैं। ये लिखेंगे पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पर लिखेंगे यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए
तो एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग अलग स्थान पर रखा जाएगा, जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित होती है। और तीसरे नंबर पर आप लिखेंगे एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता है। तो अब ये 3 जो सीमाएं लिखी आप ये भी लिख सकते हैं, और अगर आपको दूसरा आंसर लिखना है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी की कुछ सीमाएं। नंबर 1, वह अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे सके। नंबर 2, तत्वों के समस्थानिकों के लिए आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं था। नंबर 3, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते, अतः ये पता लगाना कठिन हो गया था कि तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। नंबर 4, कुछ समान गुणधर्म वाले तत्वों को विभिन्न समूह में रखा गया। आप यहीं तक भी लिख सकते हैं, और इससे ज़्यादा लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कुछ तत्व जो गुणों में भिन्नता रखते थे उन्हें एक साथ रखा गया, समान वालों को अलग अलग रख दिया और भिन्न वालों को इन्होंने एक साथ रख दिया। जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, क्षार को धातुओं के साथ समान समूह में रख दिया। और आप 5वें नंबर पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं धातुओं और अधातुओं को इस आवर्त सारणी में अलग से नहीं रखा गया है, ठीक है। इसी के साथ हमारी वर्कशीट समाप्त होती है। अब जल्दी ही मिलेंगे अगली वर्कशीट में। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, इसमें हमने पढ़ा है आवर्त सारणी की उपलब्धियां और सीमाएं के बारे में, और हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो सभी बच्चे इसको एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ते रहे साथ साथ, ताकि उनको जो भी डाउट हो वो कमेंट में लिख के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बताना ना भूलें। धन्यवाद।